हाय एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल एजुकेशन फाइल। और आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप। बहुत सिंपल सा टॉपिक है। ये है बीएड के एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी में। तो जिसके भी बीएड या एमएड में ये सब्जेक्ट है, और अगर आपके सिलेबस में ये सब्जेक्ट है, तो ये जो टॉपिक है ये बहुत कॉमन है, सभी में होता है। इवन सभी सब्जेक्ट्स में ये टॉपिक तो होता ही है कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की हिस्ट्री क्या आती है ना, उसका मीनिंग या ऑब्जेक्टिव या स्कोप क्या है। तो बहुत इजी सा टॉपिक है। तो ये क्वेरी करी थी कश्मीर यूनिवर्सिटी के बच्चों ने कि उनके बीएड में ये आई थिंक सेकंड सेमेस्टर में है। तो आप ये वीडियो देख लेना, और अगली बार कोई क्वेरी करे तो प्लीज़ 10-12 दिन पहले बताया करो, 4-5 दिन पहले मत बताया करो। क्योंकि फिर है ना, मतलब उसको एनालाइज करना, कंटेंट को एनालाइज करना, कंटेंट डेवलप करना टाइम लगता है, इतनी जल्दी नहीं हो पाता है। ठीक है। और कई तो और चालाक होते हैं, वो 1-2 दिन पहले बताते हैं कि हमारा एग्जाम है, हमें इस पे कंटेंट चाहिए। तो उस केस में कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो इसलिए 10-15 दिन पहले बताया करो। ठीक है। चलो, जितने टॉपिक अपलोड हो पाएंगे आप देख लेना। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो इसमें हम हिस्ट्री, ओरिजिन, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, स्कोप ये सब पढ़ेंगे। देखो, अगर हिस्ट्री और ओरिजिन की बात करें, तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की बात करें, तो ओवरऑल अगर हम समझें तो ये कैसे बनी है, एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी को मिला के। ठीक है। अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें, तो टेक्नोलॉजी क्या है? जब हम साइंटिफिक नॉलेज को अप्लाई करते हैं, टूल्स एंड टेक्निक्स को अप्लाई करते हैं, और जब हम ओवरऑल सिस्टम्स, मतलब इन सभी को यूज करते हैं ताकि हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें, जो भी हमारे फील्ड के स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हासिल कर सकें, या जो भी जर्नल ऑब्जेक्टिव हैं उनको हासिल कर सकें, और ओवरऑल जो वर्किंग प्रोसेस है उसको और ज़्यादा एनहेंस कर सकें, एफिशिएंसी उसकी बढ़ा सकें, और उसकी इफेक्टिवनेस को बढ़ा सकें। ठीक है। तो टेक्नोलॉजी वही है ना। तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी ऐसे बनी है, मतलब एजुकेशन और टेक्नोलॉजी दोनों को मिला दिया है। क्यों मिला दिया है? ताकि एजुकेशन में टेक्नोलॉजी की मदद से एनहेंसमेंट हो। ठीक है। तो अगर हिस्ट्री की बात करें, तो हिस्ट्री कहाँ से अराइज होती है? तो देखो, जब प्री हिस्टोरिक टाइम था या एंशियंट टाइम था, जब गुफाओं में या केव पेंटिंग होती थी, स्टोरी टेलिंग होती थी, तो वो सब भी किस में आता है? टेक्नोलॉजी में ही आता है ना। क्योंकि हम किसी भी चीज का यूज कर रहे हैं उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, और ज्यादा अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करने के लिए, और ज्यादा अच्छे तरीके से दूसरों को समझाने के लिए। ठीक है। तो ये सब भी किस में आता है? एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में आता है। या इवन जो ताड़ पत्र थे, है ना, जो पाम लीफ होती है आई थिंक, तो उसके जो पत्ते थे उस पे भी लिखा जाता था। इवन दैट कंसीडर्ड एज एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। फिर क्या हुआ? प्रिंट टेक्नोलॉजी आई 15th सेंचुरी में, जब जॉनेस गटनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस को इन्वेंट किया। हालांकि जो पहली जो बुक्स छपती थी वो रिलीजन के बेस पे ज्यादा छपती थी, राइट। लेकिन प्रिंटिंग प्रेस के आने से जो बुक्स पब्लिशिंग है, या ओवरऑल जो पब्लिशिंग है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ी। और बुक्स भी क्या काम करती है? एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के अंदर ही आती है। ठीक है। मतलब जिस भी चीज़ से हम एज ए उसको लर्निंग टीचिंग प्रोसेस को एनहेंस करने की बात करते हैं, वो सभी कुछ किस में आता है? एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। क्यों? क्योंकि उससे हम इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट अच्छे से कर पा रहे हैं। ठीक है। देन अर्ली एंड 19th सेंचुरी में क्या आया? ऑडियो एंड विजुअल एड्स आई। इससे भी शिक्षा और अच्छी हुई। देखो क्या होता है, जब टेक्नोलॉजी अलग फील्ड में आती है, मतलब कोई भी जब इन्वेंशन होता है, तो हो सकता है उसका इन्वेंशन एक स्पेसिफिक फील्ड में हो, है ना। लेकिन फिर उसके जो स्कोप्स है ना, उसको एज ए ह्यूमन बीइंग हम अलग अलग देखने लगते हैं। तो ऑफ कोर्स विजुअल एंड और जो भी ऑडियो चीजें आई थी, पहले किस लिए आई थी? कम्युनिकेशन के लिए आई थी, है ना। फिर उसका यूज डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में होने लगा, और एजुकेशन में भी होने लगा। ठीक है। देन रेडियो एंड टेलीविजन 20th सेंचुरी में। देन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आई थी लेटर 20th सेंचुरी में। देन इंटरनेट एंड मोबाइल। इंटरनेट लेट 20th सेंचुरी में आया था, मोबाइल
21st लिख सकते हैं, राइट। तो इस तरह से जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है उसने धीरे धीरे वो आगे बढ़ी और ज़्यादा एडवांस होती रही। तो इस स्टेप के बाद आप लिख सकते हो कि पहले किस तरह के प्रोजेक्टर्स होते थे, पहले बोर्ड्स किस तरह के होते थे, और कैसे कैसे हम अभी बहुत ही ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। तो इसके बाद आप लिख देना। आई होप आपका सब्जेक्टिव एग्जाम ही होता होगा। चलो, तो कुछ डेफिनेशंस हमें बतानी पड़ती हैं या पढ़नी पड़ती हैं, तो वही देख लेते हैं। तो डब्ल्यू कैनेथ रिचमंड ने क्या कहा कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कंसर्न करती है कि हम अप्रोप्रिएटली लर्निंग सॉल्यूशंस को प्रोवाइड कर सकें, और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि टीचिंग और ट्रेनिंग, है ना, उनको और ज़्यादा अच्छे से एनहेंस कर सकें। ठीक है, मतलब जो हमारा इंस्ट्रक्शन है उनको सबसे अच्छे तरीके से अप्लाई किया जा सके। देन आई के डेविस क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कंसर्न करती है कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं एजुकेशन में या ट्रेनिंग का जो कंटेक्स्ट है, इसमें हम किस तरह से डिसिप्लिन रहते हुए और एक सिस्टमैटिक अप्रोच के साथ लर्निंग रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकें और उसको प्रेजेंट कर सकें। तो कुल मिला के बात क्या है कि किस तरह से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को एनहेंस किया जाए, उसको और ज़्यादा एफिशिएंट बनाया जाए, उसको और ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जाए। सब ने सेम चीज़ कही है लेकिन उनकी जो वर्डिंग्स है वो डिफरेंट है। देन लीड क्या कहते हैं, लीड कहते हैं कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या है, साइंटिफिक नॉलेज को अप्लाई करना है, किसमें, लर्निंग में या कंडीशंस ऑफ लर्निंग में। ठीक है, ताकि हम इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी बढ़ा सकें टीचिंग लर्निंग में, है ना। तो कुल मिला के सभी एक ही चीज कह रहे हैं लेकिन डिफरेंट डिफरेंट मैनर में। देन इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या कहती है, ये कहती है कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या है, सिस्टमैटिक है ना। ऐसा नहीं है आप कुछ भी बना दो। सिस्टमैटिक क्या है कि पहले हम एनालाइज करते हैं, फिर हम गोल्स ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, फिर हम डिज़ाइन करते हैं, फिर हम डेवलप करते हैं, फिर हम इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर हम उसको इवेलुएट करते हैं। तो अपने आप में क्या है, सिस्टमैटिक प्रोसेस है, एक क्रमबद्ध तरीके से हम सभी चीज़ों को प्रैक्टिस करते हैं। देन इन्होंने कहा इटरेटिव प्रोसेस है। इटरेटिव प्रोसेस क्या है कि हम सेम मतलब कोई चीज अगेन एंड अगेन करें, दोबारा करें, और उसमें कुछ ना कुछ सुधार लाते रहें। ठीक है, ताकि उसको हम इम्प्रूव कर सकें। और हम इससे क्या करें, हम इंस्ट्रक्शंस को और ज़्यादा अच्छे तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, उसको डिजाइन कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, और साथ ही हम उसकी परफॉर्मेंस को भी एनहेंस करते रहते हैं ताकि हमारी लर्निंग, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अच्छे से हो सके। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल वर्ड टू वर्ड लिखना है, आप चीज़ों को समझ लो, अपनी लैंग्वेज में लिख देना है इसको। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की मीनिंग की बात करें तो क्या है, सिंपली इसको हम क्या कह देते हैं, एड टेक, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो इसमें हम क्या करते हैं, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी सिंपली डिफाइन की जा सकती है कि जब हम टेक्नोलॉजी को, टूल्स को, रिसोर्सेज को यूज करते हैं ताकि हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को एनहेंस कर सकें और उसको सपोर्ट कर सकें। ठीक है, या ओवरऑल एजुकेशनल प्रोसेस को और ज़्यादा एफिशिएंट बनाया जाए, इफेक्टिव बनाया जाए। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ हार्डवेयर यूज होते हैं, सॉफ्टवेयर्स यूज होते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स यूज होते हैं, ताकि ओवरऑल टाइम के साथ क्वालिटी और इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी को एनहेंस किया जा सके एजुकेशनल फील्ड में। ठीक है, तो सिंपली तो यही है ना, टेक्नोलॉजी को एजुकेशन फील्ड में अप्लाई करना ताकि एजुकेशन को और ज़्यादा अच्छा किया जा सके। एजुकेशन कब अच्छा होगा, जब लर्निंग बहुत ज़्यादा अच्छे से होगी। देन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के बारे में ऑफिस या ऑफियस क्या कहते हैं, ये 1964 में इन्होंने कहा कि इट अप्लाइज द साइंस टू आर्ट, कि पहले क्या है, साइंटिफिक नॉलेज को अप्लाई करना, देन आर्ट की तरफ जाना, कलात्मक उसमें सोचना, उसमें क्रिएटिविटी लेके आना। ये कहते हैं कि जब हम साइंस ऑफ कम्युनिकेशन को, मतलब जो भी कम्युनिकेशन की साइंस है उसको अप्लाई करते हैं, लर्निंग टू टीचिंग में अप्लाई करते हैं, तो हम एक टेक्नोलॉजी बना लेते हैं अपने यहाँ,
और उस टेक्नोलॉजी को कहते हैं टेक्नोलॉजी ऑफ इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि कम्युनिकेशन किस वे में हुआ हो, किस ऑर्डर में हो, कैसे हो, कहाँ पे हो। इंस्ट्रक्शन मतलब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में क्या है? कम्युनिकेशन ही है, इंस्ट्रक्शंस है ना। इंस्ट्रक्शंस को आप किस किस तरह से बच्चों को और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझा सकते हो, है ना। तो इस वे में हम एक टेक्नोलॉजी बना लेते हैं, इंस्ट्रक्शंस की टेक्नोलॉजी, कि इंस्ट्रक्शंस को बच्चों को या लर्नर्स को कैसे समझाना है। ठीक है। तो इसी को और ज़्यादा जब डिफरेंट मेथड से अलग अलग तरीके से अप्लाई किया जाता है, लर्नर्स तक पहुंचाया जाता है, तो हमारा मकसद क्या रहता है कि उनकी लर्निंग एनहेंस हो। ठीक है। तो ये उस चीज़ के बारे में कहते हैं। चलो देन पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो पहला है लर्निंग को एनहेंस करना, है ना। ये भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव रहता है, उद्देश्य रहता है कि किस तरह से एजुकेशन में लर्निंग को एनहेंस किया जाए टेक्नोलॉजी को यूज करके, मतलब इंटरेक्टिवनेस बढ़ा देना उसकी, है ना। बच्चों को और ज़्यादा क्यूरियस करना ताकि वो और अच्छे से सीखें। एक्सेसिबिलिटी पर एनहेंस करना। एक्सेसिबिलिटी का मतलब है कि वो जो कंटेंट है सभी के लिए अवेलेबल हो। सपोज कोई विजुअली इम्पेयर्ड लर्नर है तो वो स्क्रीन रीडर के थ्रू उसको सुन सकता है। हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं तो स्पेशल हेडफोन्स के जरिए जो वॉइस की आई थिंक पिच को या फ्रिक्वेंसी को एनहेंस कर देता है तो उनको और अच्छे से सुनाई दे, तो वो भी इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से यूज कर सकें। ठीक है। देन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस को एनहेंस करना इंस्ट्रक्शंस में, ताकि बच्चों की लर्निंग एनहेंस हो सके। देन टीचिंग की क्वालिटी, टीचर्स की क्वालिटी या टीचर एजुकेशन में भी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को यूज करना ताकि टीचर्स और ज़्यादा अच्छे तरीके से टेक्नोलॉजी को यूज कर सकें। और यहाँ पे बात आती है CIET की, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। ये टाइम टू टाइम वर्कशॉप्स करवाते रहते हैं। आप इसमें जाके इनके इवेंट सेक्शंस में जाके वर्कशॉप पे देख सकते हो कि इनका मतलब कौन सा प्रोग्राम चल रहा है। तो ये 10 दिन में 15 दिन में कोई ना कोई वर्कशॉप कराते रहते हैं। ठीक है। तो आप उसको एज ए टीचर या एज ए प्रोस्पेक्टिव टीचर उसको अटेंड कर सकते हो और टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा अच्छे तरीके से यूज करना सीख सकते हो। ठीक है। तो उसमें काफ़ी अच्छा होता है। देन एजुकेशनल कंटेंट को ऐसा बनाना कि वो लर्नर्स तक कभी भी या किसी भी जगह पे उसको वो यूज कर सके। राइट। देन इनोवेशन को प्रमोट करना। ठीक है। प्रमोट कैसे करना कि साइमुलेशंस आ गई है, गेमिफिकेशन आ गया है, इमर्सिव टेक्नोलॉजी आ गई है। तो ये क्या है? इनोवेशन है। या AR आ गया है, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी। तो ये सभी चीज़ों से क्या है, जो लर्निंग कंटेंट है वो और ज़्यादा इंटरेक्टिव हो गया है। जब इंटरेक्टिव हो जाता है तो हमें मौका मिलता है कि हम उसको एक्सपीरियंस कर सकें। और जब हम एक्सपीरियंस करते हैं तो वो जो लर्निंग है वो लंबे टाइम तक हमारे दिमाग में स्टोर हो जाता है। ठीक है। लॉन्ग टर्म मेमोरी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। स्कोप क्या है कि टू फर्दर फैसिलिटेट एंड इम्प्रूव द एजुकेशन, है ना। मतलब एजुकेशन को सपोर्ट करना, उसको ज़्यादा एनहेंस करना। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को यूज करना ताकि हम और ज़्यादा अच्छे तरीके से डिज़ाइन एंड डेवलप कर सकें करिकुलम या इंस्ट्रक्शंस को। देन हम ऐसे मेथड्स बना सकें कि बच्चों को और ज़्यादा अच्छे तरीके से एसेस किया जा सके और इवेलुएट किया जा सके, है ना। आजकल ऑनलाइन असेसमेंट हो जाती है, कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बच्चों को तुरंत फीडबैक मिल जाता है ना। तो ये भी स्कोप है। देन किस तरह से और ज़्यादा अच्छे ऑडियो विजुअल मटेरियल्स को डिजाइन किया जा सके ताकि लर्निंग अच्छे से हो। मतलब ये डिफरेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फील्ड हैं जो कि कंटिन्यूअस चलते ही रहते हैं। देन है कि कैसे ऑगमेंटेड या वर्चुअल रियलिटी, या जब हम ऑगमेंटेड एंड वर्चुअल रियलिटी को साथ में यूज करते हैं तो उसको कहते हैं इमर्सिव टेक्नोलॉजी को एनहेंस किया जा सके। इमर्सिव टेक्नोलॉजी का मतलब है कि बच्चे
इमर्स हो जाए, लर्निंग को एक्सपीरियंस करें, केवल उसको देखे नहीं, केवल उसको सुने नहीं, बस उसको ओवरऑल एक्सपीरियंस करें। एक्सपीरियंशियल लर्निंग हो लेकिन आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में, है ना। तो इसका मतलब ये है। तो ये भी एक स्कोप है कि किस तरह से इसको एनहेंस किया जाए। देन है कि प्री एंड इन सर्विस टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को यूज करना, ताकि जो प्री सर्विस के टीचर्स हैं जब वो रियल टीचिंग में है तो उनको ऑलरेडी टेक्नोलॉजी को यूज करना आता हो, है ना। और जो इन सर्विस में टीचर्स हैं, इन सर्विस टीचर्स हैं, उनकी स्किल्स और ज़्यादा एनहेंस करना। ठीक है। देन मास एजुकेशन का मतलब है कि एक साथ किस तरह से सभी को अच्छे से पढ़ाया जाए कि जो पढ़ना चाहते हो। डिस्टेंस लर्निंग को और कैसे एनहेंस किया जाए, है ना। अब तो कॉलेजेस में जाने की ज़रूरत भी नहीं है, वीकेंड्स पे क्लास लेने की भी ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे ऑनलाइन मोड में आप कोई भी कोर्स कर सकते हो। देन गेमिंग, साइमुलेशन एंड इमर्सिव टेक्नोलॉजी को एनहेंस करना। जैसे कि आपने सुना होगा लास वेगास में एक स्पेयर खुला है ना। स्पेयर बेसिकली क्या है, एक डोम साइज है। ये पूरा एक थिएटर है जिसमें डिफरेंट मतलब पूरे स्पेयर में एलसीडी एलईडी लगी है आई थिंक। और वो प्रोजेक्शंस मतलब क्रिएट करती हैं और एक्सपीरियंस क्रिएट करती हैं। इवन जब कोई ऐसा सीन आता है या ऐसा विजुअल आता है तो उसमें वो उसी तरह के सेंट भी रिलीज करती हैं। गेटिंग माय पॉइंट। तो अगर सपोज करो एजुकेशन में भी ऐसा हो कि बच्चों को ये दिखाया जाता हो कि वो किसी गार्डन में घूम रहे हैं और या किसी ऐसे फार्म में घूम रहे हैं जिसमें एक तरह के फूल हैं, एक तरह के फ्लावर्स हैं, और वहां पे उसी फ्लावर का सेंट रिलीज हो जाए एनवायरनमेंट में। गेटिंग माय पॉइंट। तो बच्चों को क्लासरूम में रहते हुए कैसा एक्सपीरियंस होगा, है ना। और वो एक्सपीरियंस वो पूरी लाइफ भूल नहीं पाएंगे। तो इसको बेसिकली कहते हैं इमर्सिव टेक्नोलॉजी। ये शिक्षा में कई जगह है लेकिन ये इसलिए नहीं अब आती क्योंकि ये बहुत महंगी है ना। लेकिन टाइम के साथ जब इसमें और ज़्यादा रिसर्च होगी और ज़्यादा मास प्रोडक्शन होगा तो ये टेक्नोलॉजी फिर थोड़ी सस्ती हो जाएगी, और फ्यूचर के जो स्कूल्स हैं ये टेक्नोलॉजी वहाँ पे हो सकता है हमें देखने को मिले, है ना। मतलब एक क्लासरूम में रहते हुए कैसे हम वर्चुअली सब चीज़ को एक्सपीरियंस कर सकें। तो ये सब है इसके स्कोप। देन है कि किस तरह से हम एप्लीकेशंस को, एजुकेशनल एप्स को और ज़्यादा अच्छे तरीके से डेवलप कर सकें। जैसे कि आपने सुना होगा डुओलिंगो, है ना। डुओलिंगो क्या है, एक तरह से एजुकेशनल ऐप ही है, लर्निंग ऐप है, लैंग्वेज लर्निंग ऐप है। तो उसमें टाइम टू टाइम क्या है, इम्प्रूवमेंट ही होती है, फीडबैक लिए जाते हैं, उसको और ज़्यादा अच्छा बनाया जाता है ताकि लर्निंग एनहेंस हो। ठीक है। देन रीड अलोंग है, गूगल की एक ऐप है, वो भी लैंग्वेज सीखने के लिए ही है। हिंदी इंग्लिश या डिफरेंट लैंग्वेज भी है उसमें। तो ये सभी ऐप्स हैं और भी बहुत ज़्यादा ऐप्स हैं। तो उसको हम और कैसे अच्छा बनाया जाए, मतलब कैसे उसको और अच्छा बनाएं ताकि लर्निंग को एनहेंस कर सकें। देन इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान को कैसे अच्छा बनाया जाए। इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान क्या है, सपोज मेरी प्रीवियस नॉलेज अलग है, मेरा जो इंटरेस्ट है एप्टीट्यूड है वो अलग है, मेरी स्किल्स अलग है। तो इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान या आईपी में क्या होता है, इंडिविजुअल बेसिस पे असेसमेंट होती है ना। असेसमेंट के बेस पे फीडबैक आता है, रिजल्ट आता है, फिर वो सिस्टम उसको इवेलुएट करता है, फिर उसी के अकॉर्डिंग वो उसको कंटेंट प्रोवाइड करता है। जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनहेंस होती जाएगी, ये आईईपी और ज़्यादा एनहेंस होता जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट। मतलब सपोज सेम कोर्स है लेकिन मैं मेरा जो असेसमेंट है वो अलग तरीके से हुआ, मुझे सेम कोर्स में रहते हुए अलग तरह से इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड होंगी, राइट। और आपने अगर वो टेस्ट लिया, आपका असेसमेंट हुआ, तो आपको मार्क्स के अकॉर्डिंग अलग वे से इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड की जाएंगी आपके इंडिविजुअल डिफरेंस के बेस पे।
समझ रहे हो आप? तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का हम इस वे में भी यूज कर सकते हैं कि किस तरह से इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लानिंग को एनहेंस कर सकें। जैसे जैसे एआई एनहेंस होगा, ये चीज़ बहुत रिसेंट फ्यूचर में आपको देखने को मिलेगी, और कई जगह तो अभी भी है। जो ये लर्निंग एप्स हैं वो क्या करती हैं, आपका पहले फीडबैक ले लेती हैं, आपसे पूछ लेती हैं कि आप बेसिक स्किल पे हो, एडवांस पे हो या एक्सपर्ट पे हो, है ना। फिर आपके अकॉर्डिंग ही वो डिफरेंट डिफरेंट जो कंटेंट है आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, चलो देन है कि टेक्नोलॉजी को किस तरह से एक्सेसिबल बनाया जाए और इसको कैसे और ज़्यादा इंक्लूसिव बनाया जाए। तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर अभी भी हैं, लेकिन और ज़्यादा डिज़ाइन किए जा सकते हैं, उनमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट का स्कोप हमेशा रहता है। तो ये भी हमारा एक स्कोप है कि हम इसमें भी काम कर सकते हैं। चलो, ये वीडियो मतलब आपके टॉपिक में नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ नेचर या कैरेक्टरिस्टिक क्या है। ठीक है, क्या क्या विशेषताएं हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की। पहला तो है कि टेक्नोलॉजी को एजुकेशन में इंटीग्रेट करना, ताकि लर्निंग को एनहेंस किया जा सके। एडेप्टेबिलिटी है, लर्नर्स के अकॉर्डिंग हम अडेप्ट कर सकते हैं, है ना। प्राइमरी के लर्नर हैं उनके लिए अलग टेक्नोलॉजी, स्कूल में मतलब हायर क्लासेस में उनके लिए अलग टेक्नोलॉजी, या हायर एजुकेशन में है उनके लिए अलग तरह की टेक्नोलॉजी। इंटरेक्टिविटी है ना, बच्चों को मज़ा आता है पढ़ने में, क्यूरियस हो जाते हैं वो। एक्सेसिबिलिटी है, अगर डिफरेंट काइंड ऑफ लर्नर को अगर यूज करना है तो वो अपने अकॉर्डिंग उसको यूज कर सकते हैं। एफिशिएंसी है ना, एफिशिएंट है ऑफ कोर्स, घर बैठे मैं कहीं पे भी वीडियो के थ्रू, जूम मीटिंग के थ्रू पढ़ा सकता हूँ। स्केलेबिलिटी है, सपोज एक वीडियो बनाया, उसको स्केल कर दिया, है ना, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे उसको अपलोड कर दिया। डाटा एंड एनालिटिक्स है, ऑनलाइन ऐप्स में, ऑनलाइन जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें मुझे पता चलता है कि कितनी एज का बच्चा कहाँ पे कौन सी जोग्राफिकल कंडीशन में देख रहा है, मतलब एनालिटिक्स सारे आ जाते हैं। जैसे यूट्यूब की बात करें, अगर हम एजुकेशन प्लेटफॉर्म की बात करें ऐसे यूट्यूब, तो यूट्यूब में सारा डाटा आता है कि आपका वीडियो कहाँ पे देखा जा रहा है, कितना वॉच टाइम है, कितना एवरेज ड्यूरेशन है, कितने बच्चों ने लाइक किया, कितने ने कमेंट किया, है ना। तो सब कुछ मेरे पास अवेलेबल है। तो ये भी एक इसकी विशेषता है। देन कॉन्टिन्यूअस इम्प्रूवमेंट है, राइट। कॉन्टिन्यूअस इम्प्रूवमेंट सभी फील्ड में होती है ना। ऐसा नहीं है कि ये एक टेक्नोलॉजी बना दी और उसी को हम यूज कर रहे हैं, इसमें हमेशा कुछ ना कुछ क्रिएटिव हो रहा है, इम्प्रूव हो रहा है। देन इनोवेशन है, जैसे कि स्फेयर की बात करी ना मैंने, जो लास वेगास में खुला है, तो ऑफ कोर्स वो इनोवेशन है ना। टेक्नोलॉजी ऑलरेडी थी, लेकिन इनोवेट कर दिया कि कुछ नया ही बना दिया। देन रिसर्च एंड इवेल्युएशन या डेवलपमेंट टाइम के साथ चलता रहता है, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है, एक जगह हम रुकते नहीं हैं। देन सपोर्ट फॉर स्पेशल नीड्स या एक्सेसिबिलिटी की बात करते हैं, तो जो स्पेशल नीड लर्नर्स हैं उनके लिए भी हम अलग तरीके से वेबसाइट्स को, कंटेंट को डिजाइन कर सकते हैं, तो इससे भी मदद मिलती है। जैसे कि एनसीईआरटी की आपने कई वीडियो देखे होंगे, उसमें साइन लैंग्वेज में भी बच्चों को समझाया जाता है। सपोज मैं बोल रहा हूँ और अगर मेरे पास एक ऐसा इंसान होता, स्पेशल टीचर होता, जो कि साइन लैंग्वेज में बहुत अच्छा है, तो वो बगल में दिखाता रहता है ना। तो बच्चों को मतलब जो सुन नहीं सकते हैं वो साइन देख के अच्छे से समझ जाए, तो ये भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। देन मल्टी मॉडल कंटेंट है, मल्टी मॉडल का मतलब है मल्टीपल मोड्स में अवेलेबल है, कि जिसको ऑडियो देखना है वो ऑडियो में देख ले, है ना, पॉडकास्ट है। केवल वीडियो देखना है विदाउट वॉइस, वो देख सकता है। देन मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया का मतलब है जिसमें टेक्स्ट भी हो, वीडियो भी हो, ऑडियो भी हो, तो वो भी मेथड है, राइट। तो ये भी इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है या नेचर है। तो इसी वीडियो के साथ ये टॉपिक हुआ ख़त्म। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसा नहीं है कि केवल यही सब चीज़ें लिखनी है, आप अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हो कंटेंट को अपने एग्जाम में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर।